प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं अर्घ्य सेन गुप्ता साहब, आप रिसर्च डायरेक्टर हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की। आपने आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख भी लिखा। रमेश शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक एकता परिषद के, आप मार्च लेकर आए थे। संजय निरुपम साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मुंबई कांग्रेस के नए बने अध्यक्ष के तौर पे पहली बार आए हैं, तो आपको बधाई। जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी। रमेश जी, हमारे नेता बोले इससे पहले मैं एक बिंदु पे जानना चाहता हूं कि आप किस बिंदु से बहुत खुश हैं? देखिए, इसमें खुश होने की तो कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, लेकिन एक बात जो मुझे लगती है कि आज अंततः हमारे मंत्री जी ने जो स्वीकार किया कि जो बंजर जमीन है इस देश की, सबसे पहला उपयोग उसका हो। चूंकि उन्होंने बैंक बनाने की बात की, चूंकि उन्होंने सर्वेक्षण की बात की, इसलिए मैं उन्हीं की जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त करना चाहूंगा कि इसरो ने अभी 2010 में नए आंकड़े जारी किए और इसरो का कहना है कि इस देश में 46 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर भूमि है जो उपलब्ध है और जिसका उपयोग अन्य कारणों से जो है वो किया जा सकता है। क्या ये बंजर भूमि ये भट्टा परसौल के पास भी है या बुंदेलखंड में? कहां है ये? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है ना। ये बंजर भूमि पूरे देश में है। मैं आपको यदि खास उदाहरण देखें तो मैं तमिलनाडु का भी उदाहरण दे सकता हूं, जो सबसे ज्यादा शहरीकृत है, जहां सबसे ज्यादा बंजर भूमि उपलब्ध है। ये भी आंकड़े जाहिर है, लेकिन आप इसका जो स्पष्ट है कि ये बंजर भूमि का ही अधिग्रहण होगा, मल्टी जो फसलें हैं, बहुफसली जमीन जो उपजाऊ जमीन है उसका नहीं होगा, या इसमें अगर मगर के प्रावधान हो? जी, मैं आ रहा हूं, मैं अपनी बात थोड़ी सी पूरी कर देता हूं। तो करीब 46 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो इस देश में इसरो के मुताबिक जो है वो बंजर भूमि है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि जो सेज है या जो दूसरे प्रोजेक्ट है उसके तहत 5 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो अधिग्रहित तो की गई, जिसका अभी तक उपयोग नहीं है। लेकिन एक चौंकाने वाला और आंकड़ा जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्लेषण का केंद्र बिंदु होना चाहिए कि भारत को अब आने वाले समय में 2035 तक यदि देखें तो जो शहरीकरण का विस्तार होगा, जो नई परियोजनाएं आएगी, तथाकथित सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए कितनी जमीन की जरूरत है? लगभग 54 लाख एकड़ जमीन की जरूरत होगी। तो यदि 44 लाख एकड़ बंजर जमीन है, 54 लाख की आपकी कुल आवश्यकता है, तो करीब करीब 7 से 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित करने की जरूरत पड़ेगी। बंजर जमीन कहीं ल्यूटन दिल्ली के बगल में है, वहां से लेके दे देंगे। उनकी भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है ना कि कोई जमीन है। बिल्कुल। आप इससे ये आपको लगता है कि फिर भी ये ठीक है, बंजर जमीन का बैंक बनाना, उसको केंद्र में लाना? बिल्कुल, देर से ही आया लेकिन दुरुस्त आया। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, जो बंजर भूमि का पूल है उसको सबसे पहले कम से कम इससे पूछाई तो होगी कि आप उसको ले सकते थे, इसको नहीं ले सकते। एक नेगेटिव वर्ग है साहब आपसे। नहीं, अब तो क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं है, वो तो पता लगेगा जब कानून देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं है। पर एक है कि ये जो बात उठी है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब ये क्लियर नहीं है कि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड, इसका मीनिंग क्या है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है ये काफी सारे कानूनों में डिफाइंड है। मतलब जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको छोड़कर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, और कॉमन सेंस यही कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक वाइडर टर्म है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक सबसेट है। तो अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सबसेट है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने का जो ये आज अमेंडमेंट जो रखा है, तो उसका क्या एज एन व्हाट द इंपैक्ट विल बी, ये एकदम क्लियर नहीं है, ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है। और काफी सारे ऐसे चीज है जो अभी भी साफ नहीं है। ये दो बिंदु आपने सुन लिया। जीवीएल साहब थोड़ा धीरज रखिए। संजय को मैं यहां लाना चाहता हूं। संजय, ठीक है, राजनीतिक बातें आप लोगों ने की है, कही हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बिल में क्या ये संशोधित बिल पहले से बेहतर नहीं है तो कोई एक पॉइंट बताइए कि क्यों नहीं है, ताकि दर्शक को भी समझ में आए और जीवीएल नरसिम्हा राव को भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सुविधा हो। रविश, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बुनियादी तौर पर 2013 का कानून क्या था, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण थी। एक तो खेती की जमीन का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसानों से बगैर सहमति के उसकी खेती की जमीन नहीं लेना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि उस पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा उस जमीन के अधिग्रहण से, इसका एक जायजा लेना चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और ये तीनों जो चिंताजनक बातें थी, तीनों जो महत्वपूर्ण बातें थी, इस संशोधन में नहीं। ये जो 9 संशोधन आए हैं ये महज लीपापोती है। क्यों? ये महज पूंजीपतियों के इशारे पे जो अध्यादेश तैयार किया गया है, जो ड्राफ्ट बनाया गया, उस अध्यादेश को उसी रूप में उसके शक्ल सूरत थोड़ी सी बदल के पेश किया जाए, ये एक प्रयास किया गया है।
मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि लीपा पोती है, ये छोड़ दीजिए। जब वो उन्होंने कहा है कि सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्कूल, अस्पताल, मान लीजिए कि यही सब है, इनके लिए जब जमीन का अधिग्रहण होगा तो उसमें सहमति का प्रावधान लाया जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने सहमति के प्रावधान को कहीं रखा है, कहीं नहीं रखा है। इस पे मैं आपकी सफाई जानना चाहता हूं। देखिए, जैसे अभी एक विशेषज्ञ कह रहे थे सेन गुप्ता जी, वैसे ही हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ। स्कूल और अस्पताल सोशल सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है तो क्या रास्ता नहीं है? क्या उसमें समाज का कोई हिस्सा नहीं है? क्या रेलवे नहीं है, उसमें कोई समाज का हिस्सा नहीं है? मैं समझ सकता हूं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक अलग विषय होता है, लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला और वेग सा टर्म दिख रहा है। फिर भी हम स्वीकार करते हैं कि आप स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए किसी की खेती की जमीन मत लीजिए, अगर लेते हैं तो उससे सहमति ले। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो बैरन लैंड के लिए जो एक सहमति थी, कॉन्सेप्ट था, सोच थी कि कभी भी कोई औद्योगिक संस्थान बनाना है तो आप बैरन लैंड लीजिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, भिलाई स्टील प्लांट जब नेहरू जी के जमाने में बना, तब उस समय भिलाई एक गांव, मतलब एक स्लीपिंग विलेज बोला जाता था, वहां कुछ भी नहीं था, और ढूंढ करके ऐसी जगह बनाया गया जहां आसपास में थोड़ा उनको आयरन ओर और कोल के भी माइंस वगैरह मिले। वहां पर किसी का घर उजाड़ के, किसी खेती छीन करके नहीं बनाया गया था। तो कभी भी इस प्रकार के डेवलपमेंट वैसी जगह होती है जहां पर जो अंडर डेवलप्ड हो और जहां पर लोगों का जीवन न जुड़ा हो। एक आखिरी बात अभी बोलता हूं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। आपने कहा राजनीति कर रहे हैं, माफ करिए, ये देश के जीवन से जुड़ा विषय है, एक किसानों के पेट से जुड़ा विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि फूड क्राइसिस पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप खेती की जमीन औद्योगिक संस्थानों के लिए लेना शुरू करें और उसके बाद आपके पास जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये बड़ा संकट पैदा हो सकता है, इसलिए हम सब चिंतित हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2013 का कानून बना, उस कानून पे तमाम सहमति दी। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पीछे हट रही है? ठीक है जीवीएल साहब, अगर आप निरुपम जी की बातों का जवाब दें, वो ठीक है, आप अपनी पहली प्रतिक्रिया में, और ये भी स्पष्ट कर दें कि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जिसमें आपने सहमति के प्रावधान को रखा है, और बाकी और सब जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या हैं। थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जमीन का ज्यादा अधिग्रहण सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होता है, इसलिए आपने वहां सहमति का प्रावधान लगाया है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में कम होता है इसलिए वहां आपने नहीं लगाया है। ये आप समझा दें दर्शकों को। जी रवीश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो दो विषय में, दो हिस्सों में इसको हम बांध सकते हैं। एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सेक्टर के लिए जो बनाए जाते हैं, सोशल सेक्टर का मतलब हुआ जैसा आपने सही कहा कि हेल्थ, एजुकेशन, उस संबंधित जो भी सोशल सेक्टर के तहत जो भी विषय आते हैं, उनके संबंधित जो बिल्डिंग बनाना हो, कोई कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड्स, डैम्स, जो भी हो, इस संबंधित इरिगेशन डैम्स हो, ये सब जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आएंगे। तो इसलिए इसको मेरे समझ में इसका डिफिनेशन भी जो संशोधन है उसमें किया होगा। जनरली जो पार्लियामेंट में जो भी अमेंडमेंट्स पास होते हैं उसमें बहुत स्पष्टीकरण दिया जाता है। फिर भी हम जानना चाहेंगे सर कि वो सही है, आप कह रहे हैं कि ये दर्शकों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें बारीकियां क्या हैं, हम में से किसी को नहीं मालूम है, ना हमने देखा है बारीकियों को, ना आपने देखा है। तो जब वो छप कर आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपको, हाँ, जो 100 स्मार्ट सिटी की बात है, एक जो आपत्ति थी रवि जी, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल है या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस तरह की रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। उनको जो अपने लिए जो लैंड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट हो वो ओरिजिनल कानून के तहत हो। ये 80% जो 70% जो कंसेंट की जो बात थी 80% फार्मर्स की, उसके तहत हो, ताकि किसी प्राइवेट पार्टी को इसका लाभ न मिले। बट लेकिन इसमें भी मैं समझता हूं कुछ बाधाएं हो सकती हैं, बट लेकिन
संसद की कुछ आई थिंक कुछ पर राव साहब क्या ऐसा नहीं लगता है कि सहमति के प्रस्ताव, जिसे संजय कह रहे थे, एक किस्म की लीपापोती है कि आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि जैसे 100 स्मार्ट सिटी आप लाने वाले हैं तो उसके लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। अब ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है या कमर्शियल है मुझे मालूम नहीं। सरकार स्मार्ट सिटी बनाएगी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी या PPP के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बनेगा, मुझे पता नहीं है। तो वहां सहमति क्यों नहीं है? जहां ज्यादा जमीन ली जाएगी, एक सरकारी स्कूल या एक अस्पताल के लिए तो आप गांव में पंचायत की जमीन भी मिल सकती है, वो बड़ी बाधा नहीं है। वहां पर आपने सहमति का प्रस्ताव डालकर क्या आप ये लीपापोती नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमने इसको भी जगह दी है? अब आप जवाब दीजिए सर। नहीं रवीश जी, आपने जो उदाहरण लिया है मैं समझता हूं वो सबसे वाजिब एग्जाम्पल है। स्मार्ट सिटीज में केवल सरकारी अस्पताल होंगे या सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इससे स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उसमें बिल्कुल इस संशोधन के कारण मैं समझता हूं कुछ बाधाएं होंगे, पर लेकिन जब आपको जो वही मैं पूछ रहा हूं राव साहब, नहीं बिल्कुल होंगे, बट लेकिन जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए स्कूल किसी गांव में खोलना हो, हाँ। तो उसमें किसान आई थिंक जो अब पूरे गांव के लिए जो फायदामंद साबित होगा, अस्पताल या रोड के कारण, स्कूल के लिए तो अपनी जमीन दे देता है गांव में, नहीं पंचायत के पास जमीन होती है स्कूल खोलने के लिए। तो ये दर्शकों को स्पष्ट होना चाहिए कि स्कूल या कॉलेज अगर आप किसी गांव में खोलते हैं तो वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है अधिग्रहण की, हालांकि उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, आप सही कह रहे हैं। बड़ी समस्या ये है कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उसके लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पर सहमति और सामाजिक असर के अध्ययन का प्रावधान क्यों नहीं है? जैसे मैं बता रहा हूं, ruralindiaonline.com पे पी साईनाथ ने एक अध्ययन किया उड़ीसा के पान के बागान का। अब उन्होंने 4-5 हजार हेक्टेयर जमीन के बागान का एक अध्ययन किया है कि वो साल में 540 कार्य दिवस के बराबर श्रम पैदा करता है। वहां पे मजदूरी की दर जो है 200 रुपए है, जो उन फैक्ट्रियों के लिए जो जमीन ली जा रही है वहां भी इतनी मजदूरी नहीं है, और साल के किसी किसी दिन में तो वहां मजदूरी 500 भी है, 500 रुपए भी है। वहां का किसान कहता है कि हमें नौकरी की जरूरत नहीं, हमें हमारा इससे काम चल जाता है। अभी चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सारे किसानों की स्थिति को एक ही नाव में नाप दिया कि सब ड्राइवर कंडक्टर बनना चाहते हैं, कोई किसान नहीं बनना चाहता है। जी नहीं रवीश जी, हाँ, अब देखिए जो हाईवेज की हम बात कर रहे हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो सड़क गांव के अंदर भी सड़क बनाना है, तो या PMGSY के तहत भी रोड्स बनाने हैं पंचायत को हाईवे पे या मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए, तब भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, रूरल रोड्स के लिए भी, कैनाल्स के लिए भी, इरिगेशन कैनाल्स के लिए भी, ये जो 2013 वाला जो कानून था वो इसको लागू नहीं करने देता, ये अलो नहीं करने देता। जो संशोधन जो किया गया अभी, जो नए बिल में ये प्रावधान है, अधिकतर ज्यादातर मैं समझूंगा लगभग सब बेनिफिट्स जो है रूरल सेक्टर को है, किसानों को खुद है। और जब हाईवे बनेगा, आप ये मत भूलिए वहां की लैंड की वैल्यू कितना बढ़ता है। तो इसलिए जब पार्टी ने हमारी पॉलिटिकल स्तर पर अलग अलग किसान संगठनों से जब बात होता है तो इसके खिलाफ नहीं है,